Good morning, student. I am Parvez Ahmad, Assistant Professor, Department of Economics, HR College of Navsara. Today, I am going to discuss topic classification of budget as a concept of functional finance or unbalanced budget approach. In last class, we have discussed about the theory of balanced budget approach, that is also known as theory of economic uh, economic approach. Today we are going to discuss functional finance, or it is also known as the unbalanced budget approach for making गवर्नमेंट बजट। तो यहाँ पे फंक्शनल फाइनेंस में जो ये है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो बजट है बैलेंस्ड होना चाहिए। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का मानना था कि सप्लाई जो है ऑलवेज डिमांड क्रिएट्स करता है, तो प्राइवेट सेक्टर्स को प्रमोट करने के लिए, नेशनल इनकम को बढ़ाने के लिए, देश में फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बराबर करने के लिए बहुत ज़रूरी था कि गवर्नमेंट मिनिमम रोल प्ले करे। गवर्नमेंट उसमें दिया गया था, जो बैलेंस बजट अप्रोच था उसमें था कि कम से कम अपना बजट रखे, मिनिमम एक्सपेंडिचर हो, मिनिमम रेवेन्यू पॉलिसी हो, क्योंकि उनका ये मानना था कि फ्री मार्केट इकोनॉमी अपने आप इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लेकर चली जाएगी, जिससे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या नहीं होगी, डिप्रेशन की समस्या नहीं होगी, या ओवर प्रोडक्शन की समस्या नहीं होगी, इन्फ्लेशन की समस्या नहीं होगी, और एक तरह से कह सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति अपने आप सॉल्व हो जाएगा, और डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से प्राइस डिटर्मिनेशन भी हो ही जाता है। तो इकोनॉमी के जितने भी वेरिएबल्स हैं अपने आप ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंच जाती है, इसीलिए गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो बैलेंस बजट अप्रोच दिए, उनका ये मानना था। उनका ये कहना था कि गवर्नमेंट कम से कम रोल प्ले करे इकोनॉमी में। गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए डिफेंस, जुडिशियरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके साथ साथ बहुत सा जो इकोनॉमी के लिए बेसिक नीड्स है उसको पूरा करने के लिए ही उसमें गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करे, जिससे देश पे पब्लिक बोरोइंग का बोझ ना पड़े, यानी गवर्नमेंट अपना हाथ लिमिटेड सेक्टर में रखे। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं फंक्शनल फाइनेंस का, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1930s में ग्रेट डिप्रेशन आया था, जो पूरे विश्व के इकोनॉमी में आर्थिक महामंदी के नाम से जाना जाता है। वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई लेवल पे चला गया, इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोडक्शन बहुत लो लेवल पे चला गया, अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ पॉवर्टी बढ़ा, इनकम इनइक्वलिटीज़ बढ़ा, और पूरा होल वर्ल्ड एक तरह से ग्लोबल डिप्रेशन की स्थिति में आ गई थी। क्योंकि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का ये थॉट था कि गवर्नमेंट का रोल मिनिमम होना चाहिए, लेकिन प्रोफेसर किन्स ने केनेजियन इकोनॉमिक्स, जो केनेजियन अप्रोच है, उनका ये मानना था, उसी डिप्रेशन के बाद उन्होंने जो अपना ओपिनियंस दिया कि अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई या फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति ऑटोमेटिकली मार्केट मैकेनिज्म से होता तो ये ग्रेट डिप्रेशन नहीं होना चाहिए। उनका मानना था कि कभी कभी गवर्नमेंट का रोल इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हमेशा इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे नहीं पहुंच सकती, अंडर एम्प्लॉयमेंट पोजीशन भी होती है, और उस स्थिति में डिप्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इनकम इनइक्वलिटीज़, और एक तरह से लो लेवल ऑफ जीडीपी ग्रोथ रेट होना शुरू हो जाता है। तो फंक्शनल फाइनेंस के लिए का जो लीडिंग रोल प्ले किए प्रोफेसर किन्स ने शुरू किया, और उनका मानना था कि गवर्नमेंट का रोल अहम होता है इकोनॉमी में,
देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, पॉवर्टी रिडक्शन के लिए और इनकम इनइक्वलिटीज़ और प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। तो आज हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में फंक्शनल फाइनेंस कैसे स्टार्ट हुआ। केनेजियन रिवॉल्यूशन इन इकोनॉमिक थिंकिंग रिकॉन्स्टिट्यूटेड द whole basis of public finance and affirmed functional finance as a fiscal norm in modern times। जो केनेजियन रिवॉल्यूशन था उसी ने एक तरह से जो पब्लिक फाइनेंस का जो बेस तैयार किया, बेस मतलब आधार, और उसी के थ्रू हमें ये मालूम चला केनेजियन रिवॉल्यूशन में ही कि फंक्शनल फाइनेंस एक तरह से फिस्कल का ऑपरेशंस का एक तरीका हो सकता है। यानी गवर्नमेंट अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जो बजट बनाए उस फंक्शन को देखते हुए बनाए, जो जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो जो एम्स है, इकोनॉमी का गोल्स है जो अचीव करना है, उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट का क्या क्या फंक्शन हो सकता है, और उसी फंक्शन को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग और बजट बनाने होंगे। तो यहाँ पे फंक्शनल फाइनेंस का रोल शुरू होता है, और इसी को एक तरह से अनबैलेंस बजट अप्रोच भी कहते हैं, क्योंकि डिप्रेशन के टाइम गवर्नमेंट को सरप्लस बजट तैयार करना होगा, क्योंकि ज़्यादा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी, नहीं डेफिसिट बजट, सॉरी, अगर इकोनॉमिक डिप्रेशन है यानी डिमांड कम है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड कम है, तो उसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को डेफिसिट फाइनेंस करना होगा, यानी ज़्यादा एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू कम, यानी टैक्सेशन में ढील देकर और एक्सपेंडिचर को बढ़ावा दिया जा सकता है पब्लिक बोरोइंग करके या किसी अदर मीडियम से। यानी गवर्नमेंट जब एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी तो नए नए इन्वेस्टमेंट्स होंगे, और उसके साथ साथ लोगों के पास जॉब होगी, और जॉब के साथ साथ परचेजिंग पावर डेवलप होगा। परचेजिंग पावर जब होगा तो डिमांड बढ़ेंगे, और डिमांड बढ़ने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और एक तरह से डिप्रेशन से इकोनॉमी अच्छी स्थिति में आने लगेगी, डिप्रेशन हटने लगेगा, जो आर्थिक मंदी है कम में सुधार होने लगेगा, और जो आर्थिक मंदी की स्थिति है उससे बेहतर होकर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ जाएंगे। इस तरह इकोनॉमी का डिप्रेशन खत्म होगा और ये प्रोस्पेरिटी और बूम्स की तरफ आएगा। यानी फंक्शंस जो है गवर्नमेंट का वो डिसाइड करेगा कि कैसा फाइनेंशियल बजट पॉलिसी हो। तो यहाँ डेफिसिट फाइनेंस की बात होगी। अगर बाय द वे मान लीजिए इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी प्रेशर हो, प्राइस अनस्टेबिलिटी हो, तो प्राइस जो फ्लेक्सिबल है और महंगाई ज़्यादा हो, इन्फ्लेशन हो, तो वहाँ पे क्या करना होगा, गवर्नमेंट का फंक्शन क्या होगा, प्राइस स्टेबिलिटी विथ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट्स या एग्रीगेट डिमांड में कमी लाना पड़ेगा, क्योंकि उसको ऐसे फिस्कल पॉलिसीज अपनाने होंगे, अडॉप्ट करने होंगे जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर को कम कर दे। तो उसके लिए सरप्लस बजट का प्रोविज़न एज ए फंक्शनल फाइनेंस अपनाना होगा। यानी गवर्नमेंट रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट करे और एक्सपेंडिचर कम करे। अगर रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट करेगी यानी टैक्सेशन, टैक्स बढ़ा देगी गवर्नमेंट, और साथ में एक्सपेंडिचर कम करेगी, तो एग्रीगेट डिमांड अपने आप कम होगा। जब कम होगा तो वस्तुओं का, गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस जो है फिर अपने आप कम होने लगेंगे, जिससे क्या होगा, इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो स्टेबिलिटी में आएगी, और इन्फ्लेशन कम होकर प्राइस स्टेबिलिटी के गोल्स को गवर्नमेंट अचीव कर सकती है। तो इसके बाद इसीलिए इसको फंक्शनल फाइनेंस का नाम दिया गया है, अनबैलेंस बजट को, क्योंकि देखिए हमेशा बजट इक्वल हो, बैलेंस्ड हो, ये जरूरी नहीं है। प्रोफेसर किन्स का मानना था, उन्होंने कहा कि अनबैलेंस बजट भी बनाकर गवर्नमेंट अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल इकोनॉमिक ग्रोथ में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, पॉवर्टी रिडक्शन में, इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने में प्ले कर सकती है। तो वो इकोनॉमिक नीड के अकॉर्डिंग होगा। डेफिसिट फाइनेंस कब करेगी, जब इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ाना होगा।
एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना होगा, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन सरप्लस बजट कब करेगी? जब प्राइस स्टेबिलिटी के गोल्स को पूरा करना होगा, यानी फंक्शंस के अकॉर्डिंग फाइनेंस यानी बजट बनाना। इसीलिए इसको फंक्शनल फाइनेंस का नाम दिया गया है, जिसे अनबैलेंस बजट थ्योरी भी अप्रोच भी कहा जाता है। यानी बजट सरप्लस भी हो सकता है और डेफिसिट भी हो सकता है। अब बात करते हैं द लीड रोल इन डेवलपमेंट ऑफ फंक्शनल फाइनेंस कंसेप्ट वाज टेकन बाय केन्स, क्रेडिट गोज टू प्रोफेसर एपी लर्नर। यानी कि जो लीड रोल जो फंक्शनल फाइनेंस को डेवलप करने में प्रोफेसर किन्स का था, स्टार्टिंग डेवलपमेंट, लेकिन क्रेडिट जो फंक्शनल फाइनेंस का जाता है वो है प्रोफेसर एपी लर्नर का। यानी सबसे एक तरह से वेल डेवलप्ड जो फंक्शनल फाइनेंस थ्योरी उन्होंने जो दिया अप्रोच, वो एपी लर्नर थे, प्रोफेसर एपी लर्नर। AP Lerner, for coining the concept, Lerner puts that the principle of judging fiscal measure by the way they work or function in the economy we may call functional finance। यानी लर्नर्स ने ये कहा है कि लर्नर्स पुट्स दैट द प्रिंसिपल ऑफ जजिंग फिस्कल मेजर बाय द वे दे वर्क और फंक्शन इन द इकोनॉमी वी मे कॉल फंक्शनल। मतलब एक तरह से जो फिजिकल मेजर्स है, फिजिकल जो ऑपरेशंस है, वो गवर्नमेंट जो भी अपनाती है उसको इस तरह जज करना होगा कि जो इकोनॉमी का जो फंक्शंस है उसमें ये रोल क्या प्ले कर रही है गवर्नमेंट का बजट, और उसी से इसको फंक्शनल फाइनेंस का नाम उन्होंने दिया। ही कंटेंट्स दैट द फिजिकल ऑपरेशन ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज taxing, borrowing, public spending, management of public debt, and deficit financing, etc., should be designed with the objective of fulfilling certain functions which have an immediate bearing and far-reaching effect on the economic system as a whole। यानी कि जो प्रोफेसर एपी लर्नर हैं वो कहते हैं कि जो गवर्नमेंट का जो फिजिकल ऑपरेशंस है, जिससे हम लोग मानते हैं क्या है फिजिकल ऑपरेशन, रेवेन्यू जनरेट करना जो टैक्स के थ्रू हो सकता है, बोरोविंग के थ्रू हो सकता है कर्ज लेकर, पब्लिक स्पेंडिंग गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेट यानी जो लोन ली है उसको कैसे मैनेज करें, प्रबंधन करें जिससे कम से कम बोझ पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़े इकोनॉमी में, और उसके साथ डेफिसिट फाइनेंसिंग करना हो तो किस तरह करें। ये इस तरह डिज़ाइन होना चाहिए जो इकोनॉमी के जो फंक्शंस हैं, जिसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे इकोनॉमी में अचीव किया जा सके। यानी कि जो भी बोरोविंग, टैक्सिंग, पब्लिक डेट मैनेजमेंट और डेफिसिट फाइनेंसिंग या एक्सपेंडिचर पॉलिसी है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक स्पेंडिंग, वो ऐसा हो कि इकोनॉमी के जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको पूरा करने के लिए जो गवर्नमेंट का फिजिकल फंक्शंस होता है वो पूरा कर पाए। इसीलिए इसको फंक्शनल फाइनेंस का भी नाम दिया जाता है। ये डेफिसिट भी हो सकता है और सरप्लस बजट भी के थ्रू भी हो सकता है। इन इकोनॉमिक फिलोसफी the term functional finance embraces public expenditure, public revenue, and public debt management, which are regarded as fiscal instruments effectively used to achieve objectives like attainment and maintenance of full employment with economic stability। यानी कि यहाँ पे इकोनॉमिक फिलोसफी में अगर हम देखें तो फंक्शनल फाइनेंस का मेन मुद्दा है पब्लिक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का खर्च, पब्लिक रेवेन्यू, गवर्नमेंट का आय, और कर्ज का मैनेजमेंट, ये है। और ये इसलिए किया जाता है विच वे रिगार्डेड एज फिजिकल इंस्ट्रूमेंट, और जो पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू और पब्लिक डेट मैनेजमेंट है एक तरह से वित्तीय इंस्ट्रूमेंट्स है, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है जो इफेक्टिवली बहुत ही प्रभावपूर्ण ढंग से यूज़ करना होता है, क्योंकि हमें अचीव करना होता है कौन सा, अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो है फुल एम्प्लॉयमेंट विथ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी पूर्ण रोजगार और आर्थिक स्थिरता के साथ। ये नहीं कि अर्थव्यवस्था में अप एंड डाउन लगा रहे, स्टेबिलिटी भी हो और साथ में फुल एम्प्लॉयमेंट हो। तो ये फंक्शनल फाइनेंस के लिए ये इकोनॉमिक फिलोसफी में मेन ऑब्जेक्टिव्स माना जाता है। प्रोफेसर चिलैया पॉइंट्स आउट द फंक्शनल कंसेप्ट ऑफ फिक्स पॉलिसी दैट इम्प्लाइज दैट, प्रोफेसर चिलैया ने मतलब जो फंक्शनल कंसेप्ट्स है वो इस तरह
बताया है। द फिजिकल ऑपरेशंस of the government should be conducted on a functional basis, and public finance should not be considered as being induced solely by the need for securing social goods meant for collective consumption। यानी कि जो प्रोफेसर चिलैया हैं उनका मानना है कि जो फंक्शनल फाइनेंस है गवर्नमेंट का वो उस बेसिस पे तैयार करना चाहिए, बनाना चाहिए जो पब्लिक फाइनेंस जो को ये माना जाए कि पब्लिक फाइनेंस का सिर्फ ये रोल नहीं है कि सोशल गुड्स या कलेक्टिव कंजम्पशन को प्रोड्यूस करे, उसका रोल बहुत सा अदर भी हो सकते हैं। यानी सिर्फ कलेक्टिव वांट्स के लिए या सोशल गुड्स के लिए ही पब्लिक फाइनेंस फंक्शनल फाइनेंस को तैयार नहीं करना होगा, उसको ध्यान में रखते हुए। द बजट नीड नॉट ऑलवेज बी बैलेंस, और चिलैया का ये भी मानना था, प्रोफेसर चिलैया का, कि बजट जरूरी नहीं है कि हमेशा बैलेंस्ड ही हो, अनबैलेंस बजट भी बनाया जा सकता है। अपने इकोनॉमिक फंक्शंस को, अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, इकोनॉमिक जो फंक्शंस होगा या फिजिकल फंक्शंस होगा गवर्नमेंट का, वो पूरा करने के लिए फंक्शनल फाइनेंस बैलेंस बजट बनाकर या अनबैलेंस बजट बनाकर या सरप्लस बजट बनाकर भी पूरा किया जा सकता है। द फंक्शनल फाइनेंस नॉर्म सजेस्ट द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज बजट with wider functional coverage of government spending to promote basic economic goods goals। यहाँ पे क्लियर है कि जो फंक्शनल फाइनेंस ये कहता है, ये राय देता है, सजेस्ट करता है कि एक बहुत बड़ा बजट तैयार करना होता है, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत सारे इकोनॉमिक गोल्स को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग को प्रमोट करना पड़ता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि हर देश का इकोनॉमिक गोल्स वाइड होता है, डाइवर्स होता है और लार्ज होता है। उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को ऐसा बजट बनाना चाहिए वो बड़ा भी हो और सारे वाइड गोल्स को, इकोनॉमिक गोल्स को पूरा करने के लिए वो कैपेबल हो, एफिशिएंट हो। तो फंक्शनल फाइनेंस ये सजेस्ट करता है। तो ये देखिए, पहला जो इकोनॉमिक गोल्स हो सकता है वो ये इस तरह है, टू ऑब्टेन ऑप्टिमल एलोकेशन एंड एफिशिएंट यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। यानी जो भी हमारे देश का रिसोर्स है, संसाधन है, उसका मैक्सिमम एफिशिएंट तरीका से एलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन हो, जिससे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को अचीव किया जा सकता है। पहला गोल ये होगा। दूसरा है टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ब्रिंग अबाउट एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। दूसरा ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और गोल्स। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हर देश को अचीव करने के लिए पहला मुद्दा होता है कि आर्थिक स्थिरता हो, ज़्यादा फ्लक्चुएशन इकोनॉमी में ना हो, क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शंस और एम्प्लॉयमेंट इससे प्रभावित होता है। देश के इकोनॉमी रिसेशंस में जा सकते हैं, डिप्रेशंस में जा सकते हैं। इसीलिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को पूरा करने के लिए फंक्शनल फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि उससे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ सही तरीका से हो पाएगा। प्रोफेसर लर्नर सजेस्ट दैट first one is the government budget should be directed towards the achievement of full employment and the price stability। और प्रोफेसर लर्नर ने ये राय दिया है कि गवर्नमेंट बजट इस तरह डायरेक्ट करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, जो पूर्ण रोजगार की स्थिति और प्राइस स्टेबिलिटी को पूरा कर सके। यानी बजट उस तरह बनना चाहिए जो पूर्ण रोजगार और प्राइस स्टेबिलिटी यानी मुद्रास्फीति को कंट्रोल करते हुए इकोनॉमी को में स्थिरता लाए। दूसरा है द गवर्नमेंट शुड इनकर पब्लिक डेट बाय द बोरोइंग मनी फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर ओनली ड्यूरिंग इन्फ्लेशन when it is absolutely essential to mop up the excessive purchasing power from the public, thereby reducing the pressure of excess monetary demand। यहाँ पे कह रहा है कि दूसरा प्रोफेसर लर्नर का सजेशन था, गवर्नमेंट का जो कर्ज है बोरोइंग के द्वारा
बोरोइंग जो करती है गवर्नमेंट, उसको प्राइवेट सेक्टर कर रहा है कि गवर्नमेंट शुड इनकर पब्लिक डेट बाई बोरोइंग मनी फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर ओनली, यानी प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट को क्या है बोरोइंग कर सकती है गवर्नमेंट। और किस लिए? क्योंकि ये इकोनॉमी का जो एक्सेसिव जो ये है डिमांड है, जिससे प्राइस इन्फ्लेशन बढ़ गया, प्राइस इनस्टेबिलिटी है, उसको कम करने के लिए एक्सेसिव एक्सपेंडिचर या एक्सेसिव जो परचेजिंग पावर है पब्लिक का, वो कम करने के लिए प्राइवेट गवर्नमेंट जो है प्राइवेट बोरोइंग ज़्यादा से ज़्यादा कर सकती है। तीसरा है ड्यूरिंग डिप्रेशन ओनली पब्लिक एक्सपेंडिचर इन एक्सेस ऑफ करंट पब्लिक रेवेन्यू में बी मेट बाय डेफिसिट फाइनेंसिंग। लेकिन ये वही बातें हैं जो पब्लिक फाइनेंस का, फंक्शनल फाइनेंस का मेन मुद्दा है कि डिप्रेशन हो तो डेफिसिट फाइनेंसिंग किया जा सकता है। तो अब हम बात करेंगे फंक्शनल फाइनेंस। जैसा कि नाम से मालूम है कि ये देश के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट का फिस्कल फंक्शंस जो है उसको देखते हुए बजट बनता है। वो सरप्लस बजट भी हो सकता है, डेफिसिट बजट भी हो सकता है। तो कंक्लूजन के रूप में हम लोग कमेंट्स कर सकते हैं कि a surplus budget is recommended during inflation and a deficit budget for recovery through excessive public spending during a deflation or depression। यानी कि कंक्लूजन के रूप में हम कह सकते हैं फंक्शनल फाइनेंस जो है के रूप में गवर्नमेंट जो बजट बनाएगी, सरप्लस बजट कब राय दिया जाएगा? जब देश में इन्फ्लेशनरी प्रेशर हो, यानी महंगाई या मुद्रास्फीति की दर हाई हो, तो वहाँ पे सरप्लस बजट बनाया जा सकता है। सरप्लस बजट बनाने से रेवेन्यू ज़्यादा होंगे, एक्सपेंडिचर कम होंगे, यानी एग्रीगेट डिमांड कम होंगे, जिससे प्राइस, वस्तुओं का प्राइस जो होगा अपने आप कम हो जाएगा, जिससे इन्फ्लेशन पे कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन जब बात आएगी डिप्रेशन की या डिफ्लेशन की, उस समय बजट शुड बी डेफिसिट बजट through which excessive public spending through the excessive public spending or expenditure during a deflation or depression। यहाँ पे क्लियर है कि डेफिसिट बजट कब अपनाया जाएगा? जब इकोनॉमी में डिप्रेशन हो, डिफ्लेशन हो, लो लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड हो, या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई हो, तो डेफिसिट फाइनेंस या डेफिसिट बजट बनाया जा सकता है। तो यहाँ क्लियर है फंक्शनल फाइनेंस है, वो बजट है, वो बजट अप्रोच है जिसमें गवर्नमेंट अपने आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो ऑब्जेक्टिव होता है, आर्थिक उद्देश्य का जो लक्ष्य होता है, उसको पूरा करने के लिए एज ए फिस्कल ऑपरेटर या फिस्कल एजेंसी या फिस्कल फंक्शंस, गवर्नमेंट वैसे बजट तैयार करेगी जो उसके ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट का कार्य हो सकता है, फिस्कल फंक्शंस हो सकता है, और वो डेफिसिट बजट भी तैयार कर सकती है गवर्नमेंट और सरप्लस बजट भी, क्योंकि इकोनॉमी के नीड के अकॉर्डिंग ये तैयार किया जाएगा। डिप्रेशन के समय अलग होगा और इन्फ्लेशन के समय अलग होगा, जिससे क्या है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है अनबैलेंस बजट अप्रोच, जिसे फंक्शनल फाइनेंस का नाम दिया जाता है मॉडर्न इकोनॉमी में। और जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया, इसको प्रोफेसर किन्स ने लीडिंग रोल प्ले किया और प्रोफेसर एपी लर्नर ने लेकिन इसको पूर्ण रूप से विकसित किया। और ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो मानते थे सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, यानी कि इकोनॉमी विल बी ऑलवेज इन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। यहाँ पे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट चूँकि डिप्रेशन आया तो उनका थ्योरी वो फेल हो गया, इसीलिए जो बैलेंस बजट अप्रोच था उसको प्रोफेसर किन्स और एपी लर्नर ने नहीं माना। उन्होंने कहा अनबैलेंस अप्रोच, जिसे फंक्शनल फाइनेंस अप्रोच कहा जाता है, बजट के लिए यूज़ किया जाएगा और इकोनॉमी के नीड के अकॉर्डिंग जो फ्लेक्सिबल भी होता है। इसी के साथ इस टॉपिक को आज ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में अदर टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।